चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 1.5 की। और ये संख्या पद्धति का जो हमारा चैप्टर है क्लास 9 का एनसीईआरटी, उसकी ये लास्ट वीडियो आज होगी बेटा। और इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली। आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ हैं क्वेश्चन ऐसे जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे आप लोग अपने आप ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में जो कंसेप्ट समझाया था उदाहरणों के साथ में, उसको अगर आप आधार मान के क्वेश्चंस को करोगे, इसमें कुछ नहीं है। कहने की बात यह है, लेकिन चलिए फिर भी हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि अभी मैं आपसे मतलब कॉन्टेक्ट तो ऐसे हो नहीं पाता कि आप लोग मुझे डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पूछ पाएँ। मेरे सामने तो मेरा कैमरा ही एक जो है स्टूडेंट है मेरा, तो मेरा ये है कि मैं सारे क्वेश्चन करूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में? ये कह रहा है कि बताइए कि दी हुई संख्याओं में कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। हम लोगों को ये सेलेक्ट करना है कि परिमेय कौन सी है, परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है या अपरिमेय है। हमें इन्हें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है एक्चुअली। देखिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कहा गया है 2 - √5, 2 - √5। बिल्कुल ठीक बात है। इन चीज़ों को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ये जरूरत होनी, ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय कौन सी होती हैं। और इन सब का जो जिक्र है वो अब तक की जो 4, 5, 6, 7 वीडियो आ चुकी हैं, उन सभी वीडियोज़ में हमने अच्छे से परिमेय अपरिमेय को परिभाषित भी किया है, दशमलव रूप के आधार पर भी और वैसे भी। तो इससे पहले वाली वीडियो में एक बात बताई थी हमने, नहीं आपको पिछले वाली वीडियो देखी तो इसमें देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस संख्या को बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय है। आप सही में देखिएगा पहले कि ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। -√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये नोट हमने पिछली वीडियो में लिखवाया था कि अगर अपरिमेय संख्या, ये लिखवाया था हमने कि क्या, कि अगर परिमेय संख्या हो हमारे पास में, परिमेय संख्या हो में अगर हम लोग जोड़ें अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, या घटाएं, तो जो रिजल्ट निकल करके आता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। और वो क्यों होता है उसके लिए आप लोग एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल इसमें 12 एग्जाम्पल, 12वां एग्जाम्पल, 12वें नंबर का एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, और शायद 12वां ही है। हाँ, पीछे जाइएगा तो 12वां ही मिलेगा आपको। हाँ, 12वें एग्जाम्पल में सब बातें क्लियर कर रखी हैं कि जोड़ने पे क्या होता है, गुणा करने पे क्या होता है। तो ये हमने कहा था कि परिमेय संख्या को अगर हम एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय, उनको आपस में जोड़ें या घटाएं तो हमेशा एक अपरिमेय मिलेगी। तो यहाँ पे भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो आप लोग इसको लिखने का तरीका यही है, आप लोग लैंग्वेज भी बना के लिख सकते हैं कि कैसे, चूंकि 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है आपके पास में। ये नहीं बताने की जरूरत है क्यों है, ये जरूरी नहीं है। और √2, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। तो जो 2 - √5 रहेगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। आप लोगों को सिर्फ इतना लिख देना है, आपका काम बन जाएगा, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग बात करते हैं, मैं लैंग्वेज अपने आप लिखिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ सिर्फ। ये कह रहा है कि 3 + √13, ठीक है ना, -√23। तो ध्यान दीजिए, 3 + √13 ये क्या बनेगी? ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। परिमेय प्लस अपरिमेय हमेशा अपरिमेय बनती है, अपरिमेय, ठीक है बेटा, अपरिमेय। और इसमें से हम लोग अपरिमेय ही घटा रहे हैं, अपरिमेय से हम लोग अपरिमेय ही घटा रहे हैं, क्योंकि √23 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने ये बात बताई थी कि अगर अपरिमेय से अपरिमेय घटाएंगे हम लोग तो ये कंडीशन आपके पास में, ठीक है, जब दोनों सेम आ जाती हैं तो फिर दोनों केस बन सकते हैं। वो परिमेय भी आ सकती है, बिल्कुल ठीक है नहीं, और वो अपरिमेय भी आ सकती है। तो हम लोग इसको कह नहीं पाएंगे,
हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो इसमें दोनों केस पॉसिबल हैं कि ये परिमेय भी हो सकता है इसका आंसर, और इसका आंसर अपरिमेय भी हो सकता है। आप लोग अगर जांच करनी चाहें तो इसकी उत्तरमाला में पीछे जाइएगा एनसीईआरटी की और देखिएगा क्या बात लिखी है उन्होंने। ठीक है, 1.5 एक्सरसाइज है हमारी, लास्ट एक्सरसाइज नहीं है, इसके बाद एक और है छोटी सी, वो तो आप कर लोगे। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक आपके पास में तो इसमें लिखा है कि एक परिमेय संख्या हम लोगों को मिलेगी। वो क्यों मिलेगी, देखिए ये तो मैंने आपको समझाया जनरली क्या होता है। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, मैं गलती से इसको 13 लिख दिया, ये 23 ही है बेटा। यहाँ ये क्या है 23, किताब में वो में देखिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + √13 23, ध्यान नहीं दिया मैंने, और -√23, ये तो हमारी अलग बात हो गई। इसको आप थोड़ा सा इधर ऐसे लिख सकते हैं, √23 से √23 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 3, और 3 क्या होती है बेटे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये थोड़ी सी बात में ध्यान नहीं दे पाया यहाँ पे √13 को। वैसे नॉर्मली जो बात होती है वो ये होती है कि जब अपरिमेय में से अपरिमेय ही घटती है तो वो परिमेय भी आ सकती है और वो अपरिमेय भी आ सकती है आपके पास में। देखिए परिमेय आ गई, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर कभी ऐसा होता कि √5 - √3 होता तो बेटे हमेशा क्या होती, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, तो घटाने से क्या मिलती हम लोगों को, अपरिमेय ही मिलती। क्या मिलती, अपरिमेय ही संख्या मिलती। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल कुछ नहीं है। अगर पिछले वाली वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी तो बेटा कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन मैं कह रहा कि 2√7 बटे 2√7 सॉरी 7√7, तो √7 से √7 गया तो 2 बटे √7 कितना बचा हमारे पास बेटे, हमारे पास बचा ये एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, ये हमारी परिमेय संख्या है। बात करें फोर्थ की, आप लोग अपने आप अध्ययन कीजिएगा इसका। फोर्थ जो है 1 बटे √2 है, ये हमेशा अपरिमेय रहेगी। ये क्या रहेगी, अपरिमेय रहेगी। याद रखें परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं, ये भी हमने बताई थी कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमेशा ही एक अपरिमेय मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। बिल्कुल ठीक है नहीं। अगर यह अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से भाग करेंगे, तब भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। अगर एक परिमेय है दूसरी अपरिमेय है तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, अधिकतर अपरिमेय ही मिलेगा। घटाने वाले केस में अगर दोनों सेम हो जाती हैं फिर दोनों केस बन जाते हैं अपरिमेय के केस में, कि वो परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन अगर ये परिमेय होती फिर हमेशा परिमेय आती, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये सॉल्व करके ना, ये बातें आपको चाहे किताब में आप ना भी लिखो तो कोई तब भी काम चल जाएगा, आप कॉपी में ना भी लिखो, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे थे हमने, 2√5 ही था तो हम सॉल्व कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम लोग तो इसको देख के ही बता पा रहे हैं कि अपरिमेय है। तो उसमें ये बात लिखनी पड़ेगी, लेकिन नीचे वाले में आप लोग इसको अगर ना भी लिखो तो काम चल जाएगा कि आप, क्योंकि इसे सॉल्व करके आप दिखाओगे तो आंसर आ जाएगा 3 को लिखोगे आप परिमेय संख्या। इसमें 2/7 तो उसको भी आप डायरेक्ट परिमेय संख्या, कोई नियम लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप अपरिमेय कह दोगे। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है, मैं छोटा सा क्वेश्चन है, ये 2π है। 2π हमारे पास, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो 2 से गुणा करेंगे तब भी बेटा हमारे पास क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जो चीज़ आपके काम की है उसको वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा कि कई बार हमें उस समय समझ ही नहीं आती जब हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसमें हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं जब टीचर हमें कुछ समझाता है। और हो सकता है कि इस चैप्टर में आपके साथ भी ऐसा ही हुआ हो, आप लोग परिमेय वास्तविक में उलझ गए हों। लेकिन उलझने वाली कोई बात नहीं, उसका तरीका सिंपल यही है, सबसे पहले अलग अलग उनको जान लेना जरूरी है। उनकी परिभाषाएं आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ये चीज़ें आपको अगर क्लियर रहेंगी तो बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको इनकी डेफिनेशन,
इनकी परिभाषा में ही कन्फ्यूजन रहेगा, तो फिर हर एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हम लोगों को ये सरल करना है, पहला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सरल करना है, ये तो आप छोटी क्लासेस में भी करके आए हैं। मैं आज गलती क्यों लिख रहा हूँ इसको यार, 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है बेटा, और यह है 2 प्लस के अंडर रूट 3, ये हमारे से वेरीफाई करवा रहा है, ये अंडर रूट 2 है, सॉरी, ये वही बात है कि 2 अपरिमेय संख्याओं की गुणनफल कितना होगा। तो हम लोग गुणा सिंपल तरीके से करेंगे जो बचपन में हम करते आए हैं। पहले 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, प्लस फिर इसकी गुणा करेंगे 6 अंडर रूट 3, बिल्कुल ठीक है, नहीं सॉरी 3 अंडर रूट 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 अंडर रूट 3, फिर आपके पास में इसकी इसमें करेंगे तो प्लस का अंडर रूट 6 आ जाएगा। आप चाहे देख लीजिए, इसको सिंपल करके लिख लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, सिंपल क्या करना है इसको, यहीं पे छोड़ देंगे इसको, आंसर कुछ नहीं करना इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व होगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि एक जैसी कोई पद इसमें बन ही नहीं रही जिनको आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए। ये सभी पद जो है बेटा क्या आए हैं, अलग अलग आए हैं। ठीक है ना, आपके पास में। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि 3 प्लस अंडर रूट 3 है मेरे पास, और बेटे 3 माइनस अंडर रूट 3 है। तो इसमें सिंपल सी बात है, या तो आप इसकी गुणा कर लीजिएगा, या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक सर्व समीका थी, कक्षा 8 में हमने पढ़ी थी, बिल्कुल ठीक बात है। और उसी में हम लोग ये अगर नियम लगाएं इसमें, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले पद का वर्ग माइनस a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो ये आएगा बेटा। और आपको पता 3 का वर्ग 9 होगा, और रूट 3 का वर्ग 3 होगा, 3 माइनस 9 माइनस 3 हमेशा 6 होगा, और यही आपका आंसर है। यानी कि ये एक परिमेय संख्या निकल के आई, कोई जरूरत नहीं बताने की वैसे। सिमिलरली बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर खोलना है, और उसको मैं लिखता हूँ TRY का मतलब समझते हो कि आप लोग अपने आप प्रयास करोगे। और जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका, वो बेटा है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, बिल्कुल ठीक बात है, और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो ये क्वेश्चन है आपके पास में बिल्कुल थर्ड जैसा जो अभी भी करा है, इसमें भी यही फॉर्मूला आप लोग लगाओगे और आंसर आपको मिल जाएगा इसका 5 माइनस 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3। वो आप अपने आप देखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपके सामने कुछ भी नहीं है, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो भाई फिर तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको पहाड़ नज़र आ सकते हैं। एक लैंग्वेज बहुत बड़ी लिखी गई है सवाल नंबर 3 के अंदर। हम लोगों को ये कहा गया है कि देखिए, मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी किताबों में पढ़िएगा। आपको याद होगा, क्या याद होगा देखते हैं, कि पाई को एक वृत्त की परिधि, बिल्कुल ठीक बात है, और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही बात उसने बोली है। जो वृत्त की परिधि होती है बेटा, वृत्त की परिधि होती है, आप लोग और डिटेल से इसको पढ़ोगे जब मेंसुरेशन में जाओगे। वृत्त की परिधि हमेशा वृत्त की परिधि हमेशा, अगर हम परिधि को लें और उसके व्यास को लें, अगर इनका अनुपात निकाला जाए, यानी कि परिधि बटे व्यास, तो हमेशा हमें पाई मिलता है। क्या मिलता है? पाई। और इस परिधि को इस क्वेश्चन के अंदर उसने सी से प्रदर्शित किया है कि सी, और व्यास को कहा है डी इज इक्वल टू पाई। अब वो कह रहा है कि ये भी कोई संख्या है, ये भी कोई वास्तविक संख्या है, ये दो वास्तविक संख्या हैं, लेकिन इनका जो अनुपात है वो पाई है, और पाई को हम कहते हैं बेटे अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। वो ये कह रहा है, उसको ये दिक्कत है, लेकिन इधर से देखने पे क्या लग रहा है, ये सी अपॉन डी हमें ऐसा लग रहा है कि ये परिमेय है। बिल्कुल ठीक बात है, यही उसने कही है बात। शायद एक बार और पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। आप अपनी बुक में क्वेश्चन को पढ़िएगा तब अच्छे समझ में आएगा। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बात कह रहा है वो, थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा है तो फिर तो हमें लगता नहीं कि, क्योंकि पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल्स टू वाली, क्योंकि डी तो उसमें भी जीरो नहीं हो सकता। डी क्या है? डी आपके पास में व्यास है, ये डी है, और ये परिधि जो है वो सी है। बिल्कुल ठीक बात है, डी तो इसमें भी जीरो नहीं हो सकता, और सी भी कोई संख्या है, डी भी कोई संख्या है,
इनका अनुपात तो हमेशा एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि इसको इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी कि इस टेंशन को कैसे खत्म करोगे आप। मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल ये गलत बात है कि अगर हम इससे देखने से हम कहें कि ये एक परिमेय संख्या, नहीं, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या रहेगी, क्योंकि जब भी हम लोग परिधि या व्यास को स्केल से, अपना जो स्केल हमारे पास होता है, स्केल तो नहीं है मेरे पास, ये है, इस पे जब भी हम लोग डिस्टेंस दूरियां नापते हैं तो उनका एक लगभग मान हम लोग लेते हैं। मान लिया अगर आपके पास में 3.72 है सेंटीमीटर, तो आप इसको कितना लोगे, 3.72 तो लोगे अपने इसमें, जब आप इसमें नापोगे 72 में लगभग में हम लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं ले सकते हम लोग इसमें, क्योंकि हमें इतना क्लियरिटी इसके अंदर, इतना हम लोग इसको मैग्नीफाई करके नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो मान होते हैं, ये जो मान है, ये लगभग मान है, सन्निकट मान है, लगभग मान है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं ले पाते हम लोग जब मेजर करते हैं, तो हम, और उनका अनुपात भी एक लगभग में ही आएगा, तो हम लोग इस पाई को इसीलिए जो क्या कहते हैं, ये अपरिमेय संख्या ही होती है। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ आंसर को या आंसर में लिखना है, क्योंकि हम जब भी मेजर करते हैं, जब भी हम नापते हैं परिधि को और व्यास को, तो हम लगभग में नापते हैं। इस वजह से जो पाई है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या बनी रहती है। अब इसमें नंबर 4 वाले सवाल की हम लोग बात करते हैं। नंबर 4 को हम अभी कराते हैं, पहले 5 वाला निपटाओ, उसके बाद खत्म करो। और 5 में क्या कहा गया, निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। 4 नंबर जो सवाल है, सवाल नंबर जो 4 है आपके पास में, उसको मैं भी करा रहा हूँ। उसके लिए मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं रफ करूंगा। उससे पहले मैं ये खत्म कर देता हूँ 5वां नंबर का सवाल। इसमें मैं आपको कराता हूँ, इसमें मैं आपको, जैसे कि पहला सवाल है 1/√7 है, इसका हर का परिमेयकरण का मतलब ये होता है, लिखा है हर का परिमेयकरण। क्या होता है बेटा, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण का मतलब है हर में, यानी कि नीचे की तरफ हमें एक परिमेय संख्या चाहिएगी। तो इसको हटाने का सबसे और आसान तरीका यह है कि आप लोग 1/√7 अगर हमारे पास है, √7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे भी आप जैसे जैसे गणित पढ़ते जाओगे बेटा, आपको देखने को चीजें मिलेंगी कि हम लोग कभी भी बटे में अंडर रूट नहीं छोड़ते। ये नियम ही होता है कि कभी भी आंसर जब भी आप दें, अगर बटे में आपका अंडर रूट है तो उसको वहां से हटाएं, यानी कि हर का परिमेयकरण करें। जब भी आंसर आप किसी भी सवाल में आगे जब आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स, तो तब भी ध्यान रखना है ये चीज। तो इसको कितना बन जाएगा, √7 बटे √7/7। तो ये आंसर है, ये इसके हर का परिमेयकरण हो चुका है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से मैं हल्का सा रफ कर लूँ, इसके और 1-2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, 5वें नंबर के, उससे कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वैसे एग्जाम्पल्स भी थे, इसका एग्जाम्पल भाई छोड़ना नहीं है एक भी। तो बात करते हैं, जैसे इसका दूसरा ही क्वेश्चन है बेटा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√7 माइनस √6, इसका परिमेयकरण करना है। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सारे सबको करने का तरीका यही है। इस तरीके की स्थिति अगर बनती है तो बेटे हमेशा नीचे वाले के संयुग्मी से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करते हैं। संयुग्मी का मतलब क्या है कि √7 माइनस √6 का जो संयुग्मी बनेगा, आप लोग इसके चिन्ह को परिवर्तित करोगे, यहाँ माइनस है तो आप लोग सिर्फ प्लस कर दोगे। इसका मतलब आप √7 प्लस √6 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और √7 प्लस √6 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। इसको जैसे ही हल करोगे आप लोग तो आ जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है नहीं, आप इन सवालों को कतई भी छोटा ना माने, क्योंकि इनसे आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी जो कि आगे की तरफ आपको लाइफ में बहुत काम आएगी। इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला वही बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी हमेशा बराबर होता है a² माइनस b² के। ये हमने पढ़ा है बीजगणित के अंदर, सर्वसमीका थी कक्षा 8 में। तो हम लोग √7 का होल स्क्वायर करेंगे इसको, और माइनस √6 का होल स्क्वायर करेंगे, तो आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन कितना आ जाएगा 7 माइनस 6, दैट इज आपके पास में आंसर आ जाएगा खाली √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो यही छोड़ देंगे आप लोग, ये इसका हर का परिमेयकरण हो गया। बाकी क्वेश्चंस के अंदर ही बेटे ऐसे ही आपको नीचे की संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई आपको करनी रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बचा हमारा, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको ख़त्म करने के बाद ही चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें 4 नंबर का सवाल है, मैं पूरा बोर्ड रफ कर दे रहा हूँ, ऊपर वाला नोट करना हो तो किसी को वीडियो को रोक करके वो नोट कर सकता है। मैं रफ कर दे रहा हूँ,
ठीक है, रफ कर दे रहा हूँ। हमें कहा गया है इसको समझ लेना भाई, बहुत कम लोग इसको समझा पाते हैं और बहुत कम लोग इसको करते हैं। क्लास में भी लोग बाग इसको बताते नहीं, बचते हैं इन चीज़ों से कि संख्या रेखा पर अंडर रूट, हम लोगों को संख्या रेखा पर, ठीक है ना, आपके पास में अंडर रूट 9.3 को निरूपित ठीक है ना, करो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको सिखाया था वीडियो नंबर 2 में शायद सिखाया था बेटा कि अंडर रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट 3 को कैसे करते हैं, अंडर रूट 500 कैसे करते हैं। इनको तो आपने सीख लिया था, लेकिन इस तरीके की कंडीशन अगर बन जाए कि अंडर रूट में आपके पास में 2.5 आ जाए, अंडर रूट में आपके पास में 2.1 आ जाए, अंडर रूट में 1.7 आ जाए, इस तरीके की कंडीशन अगर बन जाए तो कैसे करा जाएगा, तो उसके लिए ये क्वेश्चन ही काफ़ी है। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इन सभी ऐसे 2-4 क्वेश्चन की। एक एग्जाम्पल भी पीछे दिया गया है, उसको भी आप लोग करिएगा। और इसको करते समय आपके पास एक तो स्केल होना जरूरी है, मैं स्केल जरा ले लूँ यार, ठीक है। और एक आपके पास में प्रकार होना बहुत ज़रूरी है। ये स्केल मैंने ले लिया, ठीक, वैसे छोटा है लेकिन चलो काम तो करेगा पूरा, ये छोटा है लेकिन पूरा काम करेगा। इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करते क्या है, आपको इसको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्या करते हैं, हम एक लाइन बनाते हैं, बहुत लंबी सी लाइन बनाते हैं यहाँ, और इसके एक कहीं भी इधर की तरफ, जैसे डिस्टेंस 9.3 है तो कोशिश करें इधर की तरफ 9.3 छोड़ के एक पॉइंट आप बनाएं, इस लाइन को नीचे की तरफ बनाओ, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें काम बहुत करना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग लाइन बनाते हैं ये वाली, ठीक, और यहाँ पे हम लोग एक बी पॉइंट बनाते हैं। बी पॉइंट पहले क्यों बनाया, क्योंकि ए इधर की तरफ आएगा, तो अगर मैं इधर बी लूंगा ए लूंगा तो सही नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग बी पॉइंट बनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और इस बी पॉइंट को बनाने पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कंपास के अंदर, ठीक है, अपने कंपास के अंदर इस तरीके से मैं चौक लगा लूँ इसमें थोड़ा सा, ठीक है, चौक लगा लेते हैं इसको। चौक में आप लोग पेंसिल लगाइएगा, ठीक है, इसमें कभी इसमें चौक लगा के बनाओ आप भी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रख करके स्केल के अंदर, अब इसमें तो इतना भरूंगा तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, 9.3 आप लोग दूरी इधर की तरफ काटोगे, इधर की तरफ ऐसे करके, इसमें भर के 9.3 आप लोग दूरी इधर की तरफ काटोगे, ये ऐसे करके, मान लीजिए ये आ गया, तो जो ये आएगा आपके पास में बेटा, इसको हम लोग कह देंगे ये पॉइंट ए आ जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, 9.3 रहेगी। ध्यान रखना कितनी रहेगी, जितनी सवाल के अंदर दी जाएगी उतनी ही रहेगी, ये 9.3 आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। वो आपकी इच्छा है, वो सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, इंच में भी ले सकते हो, फुट में भी ले सकते हो, कॉपियां अगर आपके पास बड़ी बड़ी हैं तो। अब क्या है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे कि हम लोग संख्या रेखा पे करते थे, यहाँ पे हम लोग 1 लिखते थे, फिर 2 लिखते थे, 3 लिखते थे, हम लोग 1 यहाँ पे लेंगे, इस बी पॉइंट पे हम लोग 1 लेंगे, फिर कुछ डिस्टेंस पे हम लोग अब इधर से संख्या रेखा बनानी शुरू करेंगे, 2 3 4 5 ऐसे करके, बिल्कुल ठीक बात है। और जहां पर ये पहला पॉइंट बनेगा आपके पास में, ये 2, इसको हम लोग पॉइंट कह देंगे सी, क्या कह देंगे, सी, बिल्कुल ठीक बात है, ये 2 जो पॉइंट बनेगा। और जब ये सी पॉइंट हमारे पास में बनेगा, और हम लोग क्या करेंगे फिर, इस ए सी का, यानी कि जो ए है और बेटे ये यहां तक का सी है, इसका अर्धक करेंगे। अर्धक का मतलब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। और वो निकालने का तरीका आपको पता ही है, आप लोग प्रकार पेंसिल से निकालते हैं, मैंने आपको पता भी होगा, एक चाप इधर ऐसे करके निकलेगा, लगेगा यूं, मैं चलो बता देता हूँ इसको करके मैं बता देता हूँ। चौक फिर से लगानी पड़ेगी मुझे, एक मिनट बता देता हूँ इसको मैं। चौक छोटी है तो बड़ी लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है, इसमें बड़ी चौक लगा रहा हूँ, एक मिनट, ठीक। इसका हम लोग क्या करेंगे, अर्धक करेंगे, यानी कि हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे इस सी और ए का। तो आधे से ज़्यादा दूरी लेके हम लोग एक चाप इधर लगाएंगे ऐसे करके, और उसी दूरी से एक चाप हम लोग इधर लगाएंगे, तो हमारे पास जो है, और इसको नीचे तक जब हम लोग मिलाएंगे,
वैसे एक चाप इधर भी लगेगा, ऐसे ही एक चाप इधर लगेगा, तो उसको हम जब मिलाएंगे ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो हमारे पास एक इस लाइन पे एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे ओ। ध्यान से देखिएगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, ओ। और बस ओ आते ही हमारा काम जो है बहुत ही खत्म हो जाएगा। हम लोग फिर ओ को केंद्र मान के और इस ए से जो है आपके पास में एक अर्धवृत्त बनाएंगे जो सी तक जाएगा। किस तक जाएगा, सी से होता हुआ जाएगा, आपके पास में होता हुआ जाएगा सी से। इतना आप लोग बना लोगे इजीली। इतना करने के बाद में आप लोग स्केल से यहाँ पर बी पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाओगे। और किससे बनाओगे आप, सिंपल सी बात है, इससे बना लेना, सोचने वाली बात ही नहीं है। कैसे बनाओगे आप, ऐसे बना लोगे 90 डिग्री, नहीं तो चांदे से बना लेना आप लोग। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री कोण बनेगा बी पे जब 90 डिग्री कोण बनेगा इस तरीके से, तो ये हमारे पास इस अर्धवृत्त को इस पॉइंट पे काटेगा। इस पॉइंट को हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, अपनी तरफ से डी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डी कहते हैं। और ये जो डी होगा, ये बी डी जो होगा बेटे, यही आपके पास में अंडर रूट, यही आपके पास में अंडर रूट, अगर आपने ये वाली जो दूरी है बी से इधर वाली दूरी अगर आपने 9.3 दे रखी है, तो ये आपके पास में 9.3 ही आएगा। ठीक है, और जब ये 9.3 आएगा, अगर ये 9.3 आएगा, बस काम बन गया हमारा। हम लोग इस ए पर रख करके प्रकार की 9 और डी वाली दूरी लेके एक हल्का सा जो है चाप नीचे की तरफ मारेंगे। देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गिरेगा चाप, यही हमारे पास में प्रदर्शित करेगा अंडर रूट 9.3 को। यही हमें प्रदर्शित करेगा अंडर रूट 9.3 को। तो ये एक स्ट्रक्चर था जिसके हम लोगों को बनाना है। एक ही मात्र क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के अंदर। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, कोई समस्या वाली बात नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जनरली हम बात कर रहे हैं ऐसे ही, एक लाइन बना लेंगे, उसमें हम सबसे पहले बी पॉइंट लेंगे और बी से इधर की तरफ जितनी आपको संख्या दी गई होगी उतनी दूरी ले लेंगे। जैसे ये 9.3 थी, फिर हम लोग एक दूरी इधर संख्या रेखा बनानी शुरू करेंगे, कुछ दूरी लेकर के अपने हिसाब से ले लेंगे, दूरी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ये 9.3 है ना, तो उतनी दूरी इधर की तरफ आपके पास में कितना जाएगा, 1, फिर 2, फिर 3। बात मेरी समझ में आ रही है, ये दूरियां कैसे लेनी है यार। जितनी दूरी ये है आपने ली होगी, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 9.3 सेंटीमीटर है, 9.3 सेंटीमीटर की दूरी हमने ली है, तो आप लोग 1 सेंटीमीटर के खाने इधर बना लोगे। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को सी कह देंगे, और ये जो सी है और ये ए है, इसका लंबवर्धक निकालेंगे प्रकार में कुछ दूरी भर के, एक चाप इधर, एक चाप इधर, फिर ऐसे ही एक चाप इधर और एक चाप इधर। तो हमारे पास इसको जब नीचे की तरफ लेके आएंगे तो हमें ये लाइन पे एक पॉइंट मिलेगा ओ। क्या मिलेगा, ओ। बिल्कुल ठीक बात है, ओ। और ओ को केंद्र मान के एक अर्धवृत्त बनाएंगे जो कि हमारे पास ए से स्टार्ट होगा और सी पर खत्म होगा। बिल्कुल ठीक है। इतना करने के बाद में फिर हम बी से एक लंब डाल देंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट प्राप्त होगा डी। और ये जो दूरी होगी बेटे, यही हमारे पास में, अगर ये x है तो यही अंडर रूट x निकल करके आएगी। और फिर प्रकार में भर के अंडर रूट x, आप ये दूरी इधर की तरफ आप मारोगे, देखे नीचे की तरफ यहाँ, तो जहाँ पे ये चाप लगेगा ये वाला, तो वही हमारा अंडर रूट जो x, क्योंकि हमने x इस वजह से लिया, यहाँ पे 9.3 है तो 9.3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बनाना है। थोड़ा जल्दबाजी अगर समझाने में हो गई होगी तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, पीछे एक एग्जाम्पल है, उसको पूरी थ्योरेटिकल तरीके से इन्होंने समझाया है, आप लोग उसमें पढ़ के कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो भाई कमेंट में बताइएगा, हम दोबारा से फिर इसके लिए, चाहे मुझे छोटी सी या 5 ही मिनट की वीडियो बनानी पड़े, मैं बनाऊंगा और उसको दोबारा से समझाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, आप जरूर बताइएगा जरूर कि अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए स्पेशल वीडियो 5 या 5-10 मिनट की जितनी बनेगी हम लोग इसके लिए बनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ समझने लायक है। चलिए, ये खत्म हुआ काम, एक्सरसाइज 1.5 का काम खत्म। और 1.5 खत्म होते ही हम लोग अब इसकी आखिरी एक्सरसाइज में चलते हैं डायरेक्ट। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसकी आखिरी एक्सरसाइज में चलते हैं डायरेक्ट। और वो एक्सरसाइज कौन सी है, आखिरी एक्सरसाइज है 1.6। 1.6। अब हम घातांक वाली बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रश्नावली है 1.6। कुछ नियम है जो कि आपने छोटी क्लास में भी सीखे हैं और वही इसमें काम करेंगे। क्या हमको पता है कि ए की पावर अगर हमारे पास m है और b की पावर a की पावर n है, तो हम लोग लिखते हैं a की पावर m+n, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। a की पावर m है और भाग करनी हो a की पावर n से, तो आपको पता है गुणा भाग में घातें घट जाती हैं। ये चीज़ आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। a की पावर m की पावर n है तो हम लोग a की पावर mn लिखते हैं। ये घातांकीय नियम है। अगर किसी की पावर 0 बनती है उसका मान 1 लिखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ 2-3 बातें और ऐड कर लो। अगर कभी अंडर रूट a हो तो बेटे उसका मान होता है 1/2, a की घात 1/2।
अगर अंडर रूट ए हो लेकिन करनी 3 हो, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा रहे, कुछ किताबों में यहाँ पे 3 लिखते हैं, कुछ किताबों में यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो अगर कहीं भी लिखा रहे ऐसा नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 ऐसा हो, ऐसा नहीं, ये इसका मतलब है 3 इसके गुणा में है, वो बहुत छोटा सा 3 लिखा रहता है, उसको हम करनी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है 1 की घात 1/3। यहाँ पे लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पे भी 2 लिखा रहता है आपके पास में। तो इन नियमों का प्रयोग करते हुए हम लोग जो है आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज में चलते हैं, मुझे कुछ समझाने की बात इसमें ज़्यादा नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा है 1/a की पावर n है, इस पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में चली जाती है, नियम है, कुछ नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात करना है 64 की घात है 1/2। इसका मतलब है 64 की घात 1/2 का मतलब क्या है, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि 64 की घात 1/2 का मतलब क्या, अंडर रूट आ जाता है, उसको लिख सकते हैं 8 × 8, और इसका मतलब आपको पता ही 8 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। या दूसरे तरीके से कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 की घात 2 की घात 1/2। समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि ये 68 64 होता है। अब ये इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a की पावर m की पावर n, तो आ जाएगा 8 की पावर mn, यानी कि 2 × 1/2। 2 से 2 कटेगा तो इसका मतलब 8 आपके पास में आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप लोग बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 32 की पावर आपके पास 1/5 है, तो आप लिख सकते हो उसे 2 की पावर 5, क्योंकि 2 × 2, अगर 32 को आप लोग तोड़िएगा तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 है ना, 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 की पावर 1/5, सूत्र ये वाला लग जाएगा। तो क्या जाएगा 2 की पावर 5 × 1/5, और 5 से 5 कटेगा, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाइए। जैसे हमारे पास आया फिफ्थ क्वेश्चन, इन्होंने कहा है 125 की घात है, 125 की घात है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। तो आप एक काम कर लीजिए, माइनस की घात होती है तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, 125 की घात कितना जाएगा, प्लस का 1/3। भाई माइनस है, इस वाले सूत्र पे ध्यान दीजिए कि 1/n अगर है तो हम लोग अगर पावर को ऊपर ले जाए माइनस में जाता है, नीचे लेके आए तो प्लस में आ जाती है, चिन्ह बदल जाता है, ये कह सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 1/5 की पावर 3 की घात 1/3, क्योंकि 125 5 × 5 × 5 आप देख सकते हैं, 5 5 25 5 125। ये चीज़ें जो है ज़्यादा समझाने लायक नहीं है। इसमें फिर वही सूत्र लग जाएगा, ये वाला 1/5 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, ज़्यादा नहीं है यार, मैं रफ कर रहा हूँ इसको ऊपर से ताकि और क्वेश्चंस भी करा दूँ। ठीक है, इसमें आ जाइए। जैसे कि सवाल है आपके पास तीसरे का फर्स्ट है, कहा गया है कि 2 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर 1/5। तो हमने कहा है पहला फॉर्मूला लगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 की पावर आ जाएगा 2/3 प्लस 1/5, ये अपने आप सॉल्व कीजिएगा, ट्राई आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप देखिएगा, जैसे सवाल नंबर 3 है, इसमें क्या कहा है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, भाग वाला, तो भाग में घातें घट जाती हैं, 1/2 माइनस 1/4, सॉल्व कीजिए। 11 की पावर 1/2 में से जब 1/4 घटेगा, एलसीएम ले लीजिए, 4 ऊपर भी यही काम करना था वैसे, कि आ जाएगा आपके पास में 2 - 1, यानी कि 11 की पावर आ जाएगा 1/4 आंसर। ठीक है ना, तो मुझे ज़्यादा बातें इसमें करने की वो ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप सवालों को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपके पास में फोर्थ में देखिए जरा, फोर्थ एक चीज़ थोड़ी सी बात बता दूं और चलते चलते, क्योंकि चैप्टर तो आज खत्म हो ही गया है, ये नेक्स्ट चैप्टर प्रवेश करेंगे हम लोग। फोर्थ में है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। तो उसको 7 की पावर 1/2 को हम कुछ नहीं कहेंगे, 7 की पावर 1/2 को 1/2 ही रखेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/2। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि इसको लिखो √7 लिख दो अगर ऐसी बात है तो, और इसको लिख लो 2 की पावर आपके पास कितना 3 है, 2/3। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, पीछे देख लो कहाँ छोड़ा है उन्होंने, आंसर शीट में कहाँ छोड़ा है, उस हिसाब से आप लोग काम करिएगा। ठीक है, ज़्यादा मेहनत क्यों करनी फिर फालतू की। चलिए, हाँ,
अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा उन्होंने अलग तरीके से किया है, कोई बात नहीं, उस पर हमारा ध्यान भी नहीं पड़ा। अगर घात दोनों की सेम हो, ये एक फॉर्मूला बनता है, ए की घात अगर m हो और b की घात भी m हो, तो हम लोग करते हैं ए बी की घात m कर देते हैं, होल घात m। तो इसमें भी यही कर सकते हैं कि 7 की भी घात 1/2 है, 8 की भी घात 1/2, तो इनकी दोनों की घात 1/2 आप कर दीजिए, और 7 56 की घात 1/2, तो ये आंसर दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिमाग कई बार दूसरी तरफ चला जाता है ना आदमी का, तो वो दिक्कत है। तो बेटे अब इसमें कोई टॉपिक छूटा नहीं है। इस संख्या पद्धति का एक एक पॉइंट जो है हमने अपनी इस वीडियो के अंदर आने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर सब खत्म कर दिया है, और सारा का सारा जो मसाला है, सारा जो मटेरियल है, आपको चैनल पे उपलब्ध मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, या वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तब भी कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है सवाल समझने में किसी कंसेप्ट में, तो आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उसके माध्यम से आप बात बता सकते हो मुझे। और जरूरत पड़ी तो हम दोबारा से भी कुछ पॉइंट्स को लेकर के वीडियो बना सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन आज ही चैप्टर खत्म है, आज हम लोग इसको समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। आज बस इतना ही रखिएगा, धन्यवाद।